अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद ट्रांसमिशन में खुश आमदेद और आमना ताहिर की जानिब से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद की ट्रांसमिशन चल रही है और ईद पे हम इंटरव्यूज़ तो करते हैं, लेकिन हम देखना चाहते हैं सिर्फ़ और सिर्फ शोबिज़ की शख्सियात का। लेकिन आज टीवी टुडे में हमारे साथ एक ऐसी मुनफरिद शख्सियत मौजूद हैं जिनकी टेक्नोलॉजी की वजह से थर में कोयला निकाला जा रहा है और उसी कोयले से बिजली भी बनाई जा रही है। 100 से ज़ायद कानूनी अदारों में रुकन रह चुके हैं, झंग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी रह चुके हैं और इसी तरह अब वो फ़िलहाल हैं चेयरमैन पंजाब हायर एजुकेशन के ओहदे पर। इन्हीं के साथ आज हम ईद मनाएंगे और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शाहिद मुनीर। सर, बहुत शुक्रिया आपका, आपने ईद के मौका पर हमें टाइम दिया है। अपनी ईद में से आपने इतना, एक तो स्पेशल दिन होता है और उसमें से आपने हमारे लिए टाइम निकाला है। आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आए हैं। सबसे पहले तो यही आपसे जानना चाहेंगे कि आज ईद का दिन है, ईद कैसी गुजर रही है आपकी? थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया और मुझे ये मौका दिया कि मैं अपने हमवतनों से, आपके तवज्जुह से हम कलाम हो सकूं। जी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ईद है और मुसलमानों के लिए बहुत ही खास अल्लाह की तरफ से इनाम है कि आप पूरा रमज़ान के रोजे रखती है पूरी उम्मत, और एट द एंड अल्लाह ताला रिवार्ड के तौर पर एक खुशी नसीब करते हैं जिसको ईद का नाम दिया गया है। और रमज़ान का पूरा महीना भी चैरिटी चलती है, गरीबों का ख्याल रखा जाता है और अफ्तारियां कराई जा रही होती हैं और बहुत ही खूबसूरत ईद का एक त्यौहार है जो हमें मुस्लिम समाज में देखने को मिलता है। और यही आज हम अपने मुल्क में, पाकिस्तान में और अपने शहर लाहौर में आज हम मना रहे हैं और बड़ी खुशियों भरी ईद है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छी माशाल्लाह, आपकी भी ईद अच्छी गुजरी है और आपने हमें भी ये शर्फ बख्शा है कि आप हमारे साथ, आपने ईद का एक दिन दिया है। वैसे आप ईद कहाँ पर मनाते हैं ज़्यादातर? लाहौर में ही? जी, मैं लाहौर में ईद मनाता हूँ और मोस्टली क्योंकि यही मेरा घर है। सही। और मेरी वालिदा भी यही है, मेरे भाई भी यही हैं और मेरे बहुत से रिश्तेदार भी यही। सही। तो पहला दिन तो ईद का आपका घर में होता होगा, दूसरा और तीसरा जो आपका दिन है ईद का, वो आप कैसे गुजारते हैं? बच्चों के साथ गुजारते हैं या आप अपने भाई की तरफ जाते हैं, कहीं फैमिलीज में जाते हैं या कोई आपकी गेट टुगेदर होती है फ्रेंड्स के साथ? जो पहला दिन है ज़ाहिर है ईद पढ़ने के बाद सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि आजकल मेरी वालिदा मेरे भाई की घर रह रही हैं गाँव में, तो मैं अपनी फैमिली को लेके अपनी वालिदा से मिलने जाता हूँ। तो वहाँ मेरे भाई की फैमिली और मेरी मदर जो है उनको हम मिलते हैं, उनको सारे बच्चों में ईद बांटती हैं और वहाँ से सवैयाँ खाई जाती हैं, दूसरी चीज़ें। और उसके बाद फैमिली में से किसी ना किसी ने लंच की इनविटेशन दे रखी होती है, तो इस तरीके से, और फिर किसी ने डिनर की दे रखी होती है। और इसी तरह जो दूसरा दिन है वो भी या लोग हमारे घर आ रहे होते हैं या हम उनके घर आ रहे होते हैं। सही। या हम खाना खिला रहे होते हैं या हम खाना खा रहे होते हैं। तो ये 3 दिन जो है वो इसी तरीके से गुजर जाते हैं। अब तो आप माशाल्लाह से एक इंडिपेंडेंट लाइफ गुजार रहे हैं, आपकी इतनी आपने फील्ड्स में काम किया है, लेकिन कोई एक बचपन की आपको याद आती होगी ईद, कि वो ईद वापस आ जानी चाहिए, वैसी ईद होनी चाहिए, क्योंकि अब खुद भी आपने ईदी भी देनी होती है, लेकिन पहले ईदी लेनी होती थी। तो ऐसी कौन सी ईद है बचपन की या आपके हो सकता है कोई जवानी की भी ईद हो जो आपको याद रहे? देखिए, बचपन जो है ना वो शायद इंसानी लाइफ साइकिल का शायद सबसे खूबसूरत फेज मैं समझता हूँ कि वो है। बिल्कुल। उसकी वजह यह है कि आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं, ना आपको कमाने की टेंशन है, आपको किसी चीज की कोई टेंशन नहीं। आपने अपनी अम्मी से और अपने अब्बा से जो आपने फरमाइश करनी है वो आपके लिए हाजिर कर दिया नहीं। और हमारा जो बचपन था वो इसलिए कि उस जमाने में थोड़े से पैसों की, 5 रुपए की, 10 रुपए की बहुत ज्यादा वैल्यू थी। और वो जमाना था जिसमें एक बोतल जिसको आज आप लोग बड़े कॉमन पीते हैं, हाँ जी, तो हम लोग तो बोतल उस वक्त पीते थे जब कोई मेहमान आता था, तो उसका जो उसकी एक चार्म था, हम उसमें इतने एक्साइटेड होते थे छोटी छोटी चीजों के साथ। तो हमारे जो दोस्त थे, लड़के और लड़कियां इकट्ठे ही हम खेला करते थे, तो वो हम इकट्ठे जाया करते थे मुख्तलिफ दुकानों के ऊपर छोटी छोटी टॉफियां और लॉलीपॉप्स और कुछ चॉकलेट्स, इस तरह की चीजें खरीदने के लिए, और फिर खेलते थे और अच्छे अच्छे कपड़े हमने पहन रखे होते थे। और मुख्तलिफ मेहमान जो हमारे घरों में आते थे वो हमें ईदी देते थे, तो वो ईदियां
हम जमा करते थे और उसी से खुशी से नाचते फिरते थे। तो मैं तो हमेशा ये आइडियलाइज करता हूँ कि वो वक्त जो है वो काश के अगर वापस आ जाए, जो टाइम व्हील है वो वापस जा सके तो मैं बचपन में जाना पसंद करूँ। बचपन में तो आपने बता दिया कि बहुत कुछ आप खाते थे, यानी कि क्योंकि ईदी इसलिए मिलती है कि आप घूमें, बाहर जाएं, खाएं। और एक चीज आपको याद है कि उस जमाने में अब भी लगते हैं लेकिन उस जमाने में ज्यादा थे बच्चों के लिए मेले लगा करते थे ईद के ऊपर, ईद मेले जिसमें वो पींगे हुआ करती थी। हाँ जी। तो वो हम पींगे चढ़ाया करते थे, उसमें पंगूड़े हुआ करते थे, उसमें बहुत सी चीजें हैं कतलब में और पता नहीं क्या जिनको शायद अब हम हाइजीनिकली खाना और मुंह लगाना पसंद बिल्कुल, लेकिन उस जमाने में वो सब इस तरह की चीजें हम खाते भी थे। और उस जमाने में वैसे आप खाते थे, लेकिन अब कोई ईद पे आप फरमाइश करके बेगम से कुछ बनवाते हैं? मैं अब तो मुझे कोई इतना शौक नहीं रहा खाने पीने का, लेकिन ये है कि शीर खुरमा बन रहा होता है या रोस्ट बन रहे होते हैं, गोश्त की डिशेस चल रही होती है। तो ज्यादा फरमाइश किसकी होती है, बच्चों की होती है या आपकी भी कोई फरमाइश पूरी की जाती है? अच्छा, यानी कि बच्चों की फरमाइश से। अच्छा, अब आपने बताया कि आप कोई इतनी फरमाइश नहीं करते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि आपने इतने इंतज़ामी ओहदे संभाले हैं, तो घर के इंतज़ाम का ओहदा किसके पास है? आपकी भी चलती है या बेगम की भी चलती है? टोटली मेरी मिसेस के पास है। घर का जो पूरा इंतजाम है वो वही करती है। मेरे पास तो एक तो टाइम भी नहीं है और दूसरी बात है ये बड़ी ब्लेसिंग है कि कोई आपका ऐसा साथी हो जी जिसने ये भारी जिम्मेदारी जो है वो उठा रखी हो, और तो ये बड़ी जबरदस्त एक बात है, तो वही इसको चलाती है। यानी कि बेगम का कंट्रोल है, बाहर हम उस्ताद हैं, बॉस हैं, और घर में बेगम बॉस है, ये ठीक है। शॉपिंग भी करती हैं वो आपके लिए या आप खुद जाते हैं शॉपिंग करने के लिए? अपनी शॉपिंग मैं खुद करता हूँ। हाँ, कभी वो मुझे गिफ्ट देती हैं तो वो खुद ले लेती हैं, लेकिन अपनी शॉपिंग मैं खुद करता हूँ। ये तो अच्छी बात है कि आप अपनी शॉपिंग खुद करते हैं, यानी कि आप बाहर भी सारा कुछ संभाल रहे हैं इंतज़ाम, और अपना भी आप एक अपना सिस्टम भी अच्छे से चला रहे हैं, ये अच्छी बात है। वैसे ईदी आप बेगम को कितनी देते हैं और बच्चों को कितनी देते हैं? बेगम को ज़्यादा मिलती है या बच्चों को ज़्यादा मिलती है? मेरा नहीं ख्याल कि ईद के दिन मैं वो ईदी बेगम को देता हूँ, लेकिन ईद से पहले जो उसकी शॉपिंग होती है, जो उसके कपड़े हैं या उसके शूज हैं या जो भी है, तो वो जरूर मैं उनको तब भी आप साथ जाते हैं उनके? जितने वो पैसे कहती हैं मैं दे देता नहीं, कभी चला भी जाता हूँ, कभी वो खुद भी चली जाती हैं। तो असल में खवातीन जब शॉपिंग करती हैं तो वो पंजाबी में कहते हैं आपको रोल देती हैं। तो पहले मैं जाया करता था, तो फिर मैं इससे चालू हो गया। अच्छा। तो मैं फिर माजर कर लेता हूँ और पैसे दे के जान चला लेता हूँ। और बच्चों के लिए मैं जाता हूँ साथ, और कभी नहीं भी जाता, लेकिन जाता भी हूँ। ईदी कितनी देते हैं बच्चों को? मुख्तलिफ है वो इसमें यानी कि कोई आपने फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं किया हुआ, ये ठीक है। बचपन की तो आपने हॉबीज बता दी हैं कि बाहर घूमना और आपको वो जो झूले होते थे वो लेना आपको पसंद था, लेकिन अभी भी कोई ऐसी हॉबी है जो बचपन से लेके अभी भी आपके साथ चल रही है? अच्छा, ये है कि आप ये समझें कि जब मैं जवानी में आया तो मैं फुटबॉल भी खेलता था, मैं स्विमर भी था, मैं क्रिकेट भी खेलता था और मैं कबड्डी भी खेलता था। सही। तो मैं मुख्तलिफ किस्म का खिलाड़ी था और टूरिज्म भी करता था, मैं टूरिस्ट भी था, लेकिन अब मुझे वो उसका इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं इनमें से कोई हॉबी अपनी कर सकूं। सही। ये जाहिर है कि आपको मसरूफियत भी इस तरह की है, उम्र भी इस तरह की है कि इनमें से कोई हॉबी रखी नहीं जा सकती है, लेकिन मुझे अगर मौका मिले और मेरे पास वक्त हो तो मुझे जो है वो सैर व सियाहत का शौक, सैर व सियाहत का भी शौक है, यानी कि आपने काफी ममालिक जो हैं उनका सफर किया है। वैसे कौन सा अभी तक आपका फेवरेट मुल्क है पाकिस्तान के अलावा? पाकिस्तान के, क्योंकि पाकिस्तान तो हम सबका फेवरेट है ना। पाकिस्तान के अलावा जो मुल्क मैंने देख रखे हैं जैसे ऑस्ट्रिया है, इस तरह जैसे हॉलैंड है, पुर्तगाल है, बर्तानिया है, चीन है, इंडिया है, सऊदी अरेबिया है, दुबई, बहुत से ममालिक, लेकिन मेरी नजर में बर्तानिया मुझे ज्यादा पसंद है। यानी कि अगर कभी पाकिस्तान के अलावा आपको किसी मुल्क का इंतखाब करना पड़ेगा तो आप बर्तानिया करते हैं? बर्तानिया। मूवीज का वैसे आपको कोई शौक नहीं है? जवानी में बहुत ज्यादा, और बहुत सी मूवीज देखी, इंडियंस भी और अंग्रेजी भी। और जब हम जवान थे और यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे तो
वीकेंड के ऊपर लाहौर के सिनेमास में, उस जमाने में सिनेमास बहुत ज्यादा, और कुछ सिनेमास है जिसमें सिर्फ इंग्लिश मूवीज लगा करती थी, और कुछ सिनेमास है जिसमें उर्दू मूवीज लगा करती थी, पंजाबी भी। तो मैंने पंजाबी भी देखी है, उर्दू भी देखी है, और अंग्रेजी फिल्में भी। जवानी के कोई क्रश तो होता ही है कोई किसी ना किसी हीरोइन पे, तो आपका क्रश कौन सी हीरोइन थी? क्रश नहीं कभी रहा, मेरी इस तरह की पर्सनालिटी नहीं रही कि मैं क्रश नहीं रहा, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि कुछ पसंदीदा अदाकार या अदाकाराएं जरूर होती हैं, और वो जरूर रही हैं, और या कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो बड़ी जबरदस्त होती हैं, तो ये ऐसी कुछ फिल्में हैं। अभी कोई आपने बच्चों के साथ ईद पर जाके कोई मूवी देखी हो? अच्छा, मैंने बच्चों के साथ कभी नहीं जाके जो है ना फिल्म देखी, हाँ, लेकिन मैंने अपनी मिसेस के साथ वो फिल्में देखी। मिसेस के साथ मतलब शादी के स्टार्टिंग में गए होंगे, बच्चों के साथ तो उसके बाद स्टार्टिंग में गया, लेकिन उसके बाद भी अगर कभी तो बहुत अच्छी आई तो उन्होंने मुझे कहा है कि ये फिल्म देखनी है, तो मैं ठीक है। आपको मूवीज का भी टाइम नहीं मिलता, लेकिन आपको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है, किताबें आप पढ़ते हैं, आपकी क्योंकि पर्सनैलिटी भी ऐसी है, उससे आप लर्निंग आपने इतनी माशाल्लाह से की है, तो फेवरेट किताब अभी तक की कौन सी है, या अभी अगर आप कोई रीडिंग कर रहे हैं कोई किताब की, तो वो किताबें मैंने बेतहाशा पढ़ी हैं, वो चाहे नॉवेल्स हों, चाहे डाइजेस्ट हों, चाहे वो अपनी जवानी के जमाने में इमरान सीरीज हों, शायरी की किताबें हों, वो बहुत ज्यादा, चाहे वो इशफाक अहमद की हों, बानो कुदसिया की हों, मुसलसल हुसैन कारड़ की हों, किसी भी ऑथर मुमताज मुफ्ती की हों, वो पढ़ी है। मुझे जो किताब बहुत अच्छी लगी वो मुख्तार मसूद की किताब आवाज़े दोस्त, ये किताब मुझे बहुत ही अच्छी लगी। सफरनामों में मुझे जो है इसका मुसलसल हुसैन कारड़ का एक सफरनामा बहुत ही अच्छा है, प्यार का पहला शहर बहुत अच्छा लगा। मुझे जो इंग्लिश नॉवेल्स हैं उसमें पॉलो कोएल्हो का जो है प्राइडा नॉवेल है वो बहुत अच्छा लगा, अल्केमिस्ट है वो बड़ा अच्छा लगा। तो शहाबनामा एक बड़ी अच्छी किताब है, अलख नगरी मुमताज मुफ्ती की बहुत अच्छी किताब है। तो किताबें मैंने बहुत सारी पढ़ी हैं, चाहे वो इंग्लिश की हों, चाहे वो उर्दू की हों। इसी तरह अगर इस्लामिक लिटरेचर में आप देखें तो हाफिज इब्न कय्यम की किताबें मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं, उनकी किताबें रूह भी हैं। कोई एक ऐसी किताब जो आप कहें कि रेकमेंड करना चाहें हमारी नई नस्ल को, कि अगर वो पढ़ें तो उनकी लाइफ चेंजिंग हो सकती है उस किताब से? ये मुझे नहीं मालूम कि वो किताब लाइफ चेंज कर सकती है, तो शायद वो कुरान कर सकता है। बिल्कुल। जहाँ तक अच्छी किताब है आवाज़े दोस्त, मुझे इसलिए अच्छी पसंद है कि मुख्तार मसूद उस वक्त जब पाकिस्तान बन रहा था तो वो अलीगढ़ मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने इस किताब में 2 चैप्टर्स बांधे हैं। एक चैप्टर जो है वो मीनारे पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि वो उस कमेटी के हेड थे जिन्होंने मीनारे पाकिस्तान बनाया, और दूसरा जो है वो शायद उस वक्त कमिश्नर लाहौर। दूसरा उसमें चैप्टर उन्होंने कहतुर रिजाल, जो आजकल लीडरशिप का बुरहान है हमारी कौम जिसका सामना कर रही है, उसके ऊपर बेइंतहा खूबसूरत उन्होंने लिखा है। और जो उनका एक जुमला मैं आपके सामने रखता हूँ उसमें से, और उसमें उस किताब में जब आप उसे पढ़ते हैं तो आपको सदियों का सफर वो किताब कराती है। एक जुमला उनका ये है कि बड़े आदमी इनाम के तौर पर दिए जाते हैं और सजा के तौर पर भुगताए जाते हैं। तो ऐसी बहुत जबरदस्त, मैं उससे बड़ा इंस्पायर्ड हूँ और उस किताब से जो है लिखी। सही। अभी आप वाइस चांसलर भी रहे हैं जंग में, जंग यूनिवर्सिटी में, उसके अलावा आप मियां वाली यूनिवर्सिटी में भी वाइस चांसलर के ओहदे पर आप रहे हैं इजाफी चार्ज के तौर पर। उसके अलावा अब आप पंजाब HEC में भी आप चेयरमैन हैं। तो आपका कोई ऐसा ख्वाब हो या ऐसा आप चाह रहे हो कि ये प्रोफेशन मेरा रह गया है या इस प्रोफेशन में मुझे जाना चाहिए था, ये मेरी लाइफ थी, कोई ऐसा आपको याद आता हो या आपको कोई प्रोफेशन? मैं जब पढ़ा, मैं केमिकल इंजीनियर हूँ। हाँ जी। और मैं जाके तो हमारी केमिकल इंजीनियर की जो नौकरी होती है वो फैक्ट्रीज में होती है जी। तो मैं एज ए केमिकल इंजीनियर एक फैक्ट्री में जाके लग गया और इस तरह मैंने 10 साल मुख्तलिफ कंपनीज में काम किया। और फिर एकदम से मैंने एक दिन, मैं ज़ोहर की नमाज पढ़ के अपने जूते बांध रहा था सर्दियों के दिन, तो मैंने ये सोचा कि तुम पैसे भी बड़े अच्छे लग रहे थे, सुधार भी बड़ी अच्छी, मैं पैसे कमा रहा कि तुम पैसे के लिए सुबह आते हो, रात तक काम करते हो जी, और सेठों की खातिर काम करते हो। तो जिंदगी एक दफा मिलती है और तुम लाहौर छोड़ के आए हुए यहाँ,
तो दुनिया जो है वो छोटे कस्मों से उठती है, लाहौर जाती है, और आपकी यहाँ कोई सोशल लाइफ नहीं। तो अगर आपने नौकरी करनी है तो या तो लाहौर में करें जहाँ आपका सोशल सर्कल है, या फिर आप उन सोसाइटी में जाएं जो हमसे 100 साल आगे हैं, या आप अमेरिका जाएं या बरतानिया जाएं या कनाडा जाएं। तो मैंने एकदम डिसाइड कर लिया कि मैंने यहाँ नहीं जाना। और मैंने इस तरीके से आकर पंजाब यूनिवर्सिटी में मैं सिलेक्ट हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, जहाँ से मैं पढ़ा था केमिकल। तो मैं इसकी तरफ जो है वो वापस आया, और इसमें जो मेरा कंट्रीब्यूशन एक सफर रहा, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अपनी बिसात के मुताबिक वो दिया। इसमें मैंने इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी एंड एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग पंजाब यूनिवर्सिटी में बनाया, और एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाया जो कि हमारे और बरतानिया के इंस्टीट्यूट से बेहतर इंस्टीट्यूट है जी, जिसमें इतने अच्छे इक्विपमेंट्स हैं, करोड़ों रुपए। इसके अलावा कई और अदारे तश्कील दिए पंजाब यूनिवर्सिटी में दिए, और फिर उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी ऑफ छंद बनाई। अब जीरो से मेरे खेत दिए गए थे, उसको मैंने फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी में अल्लाह की मेहरबानी से कन्वर्ट किया। यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली को चलाया, यूनिवर्सिटी ऑफ फिरोजा में जाके काम किया। तो वो डिलीवर मैं फखर से सर उठा के तो अपने बीवी या बच्चों को या जिसको भी कह सकता हूँ कि मेरा ये कंट्रीब्यूशन है जी। तो वो हमने किया भाई, तो ख्वाब जो है ना वो जब ये नहीं होता कि आप कभी सेटिस्फाइड, तो मेरे और भी कुछ ख्वाब है। अच्छा। और वो ख्वाब मेरे जाती नहीं होते, मेरे हमेशा ख्वाब पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि मैं पीएचडी करने के बाद वापस ही इसलिए आया था कि मैं वहां उड़ता रहता था कि जो है ये दूसरी कौमें हमसे आगे आगे निकलना चाहिए। तो मेरे जो ख्वाब है वो ये है कि पाकिस्तान में की जो यूनिवर्सिटी है वो इंडिजिनस रिसर्च करें, पाकिस्तान की लोकल जो हमारी सनत है, इंडस्ट्री है, उसके मसाइल के ऊपर, उसके बिजनेस के ऊपर, और यहाँ से पेटेंट्स निकल रहे हों, और एक ऐसी रिसर्च निकल रही हो जिसका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट हो। और इसके साथ साथ मेरा ख्वाब यह है कि ये जो हमारा मुल्क है ये इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की हमाज का बने, इतना अमन का गहवारा हो कि इसी यूनिवर्सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो मैं इसकी तरफ मेहनत कर रहा हूँ, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ये गढ़ और एक पैराडाइम शिफ्ट हो फ्रॉम थ्योरेटिकल रिसर्च टू अप्लाइड रिसर्च, ताकि हम हमारा ज़रिए मुबादला बचे, हम टेक्नोलॉजी बना सकें, और हम जो है वो सिर्फ कंज्यूमर्स ना हों, बल्कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हो, पाकिस्तान की माशी हालत बेहतर हो। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपने पहले भी बहुत जद्दोजहद की है, वो भी हम जानते हैं, इतना कंट्रीब्यूशन है आपकी पाकिस्तान की तरक्की के लिए। लेकिन जैसे कि आपने पहले भी बात की है कि जंग यूनिवर्सिटी में जब आप गए तो वहां पर काफ़ी सारे चैलेंजेस थे आपके लिए, क्योंकि वो छोटा सा इलाका है और छोटे से इलाके में आपके पास वसाइल भी नहीं होते इतने। तो आपने उस वक्त उस चैलेंजेस को कैसे निपटे आप उस टाइम पे? जब मैं गया तो मुझे गवर्नमेंट ने कहा कि तुम यहाँ के वाइस चांसलर हो। मैं आई वाज अ सिंगल एम्प्लॉय, यानी आप एक यूनिवर्सिटी का तस्वीर करें जिसका एक मुलाजिम और वो सिर्फ वाइस चांसलर हो, और तो मैं और मेरी कार और मेरा लैपटॉप मेरे पास था, और मेरे पास कोई उसके सर्विस स्टैट्यूट्स नहीं थे कि मैं किसी को नौकरी पर रख सकता, ऐसा नहीं था। तो मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उसके सर्विस स्टैट्यूट्स को अप्रूव कराया, फिर ताकि मैं फिर उसके बजट्स को अप्रूव कराया, पैसा तो नहीं था, और फिर उसकी सिंडिकेट को मुकम्मल करवाया, सिंडिकेट नहीं थी, और फिर फैसले लिए और प्रोग्राम्स के करिकुलम्स को अप्रूव कराया, फिर प्रोग्राम्स लॉन्च किए, फिर बिल्डिंग्स नहीं थी। एक कॉलेज के अंदर उसको 5 कमरे में दिए गए थे, उसमें हमने 5 प्रोग्राम लॉन्च कर दिए। फिर वहाँ एक लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी का सब कैंपस था जो 14 साल से ऑपरेटिव था, उनकी एक बिल्डिंग बन रही थी, उसका मैंने मर्जर लिया। और फिर वहाँ आपको पता है कि वो सोसाइटी फिरका वाराना शिया सुन्नी तकसीम की सोसाइटी है जो 15 साल एक दूसरे की कत्लो-गारत करते रहे हैं। तो ऐसे समाज में एक यूनिवर्सिटी का होना बहुत जरूरी था, जहाँ हर किस्म के हर फिक्र के बच्चे और बच्चियां एक क्लासरूम में पढ़ रहे हों, आइडियाज एक्सचेंज कर रहे हों, और वो एक मॉडरेट सिटीजन के तौर पर सामने आ रहे हों। तो मैंने इसको एज ए मिशन ले लिया कि यहाँ यूनिवर्सिटी जरूर आनी चाहिए, ताकि वो जंग के सोशल और कल्चरल फैब्रिक को बदले और उसके साथ साथ उसके इकोनॉमिक फैब्रिक को बदले। तो अल्लाह ताला ने हमें इसमें कामयाबी दी, और वहाँ एक कैंपेन हमारे खिलाफ शुरू हुई कि ये लड़कियों से अलग तालीम का हक छीन रहा है। तो उसको हमने खत्म किया। हमने यूनिवर्सिटी को 2 शिफ्टों में चलाया। पहली शिफ्ट हमने ये रखी कि इसमें गर्ल्स ओनली कैंपस के तौर पे ऑपरेट किया। तो वो पेरेंट्स जो अपनी लड़कियों को बच्चियों को एजुकेशन में नहीं पढ़ाना चाहते थे, हमने उनके लिए विंडो रखी, और सेकंड शिफ्ट हमने को एजुकेशन की।
सही। और दोनों बहुत ही जबरदस्त तरीके से, कामयाब तरीके से वहां चली और ये मॉडल बड़ा सक्सेसफुल हुआ। ठीक है, नाज़रीन खूबसूरत सी गुफ्तगू जारी है, लेकिन यहाँ पर हमें एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। आप कहीं मत जाइए, क्योंकि हम यहाँ पर हैं, हमारे साथ डॉक्टर शाहिद यहाँ पर हैं और इनके साथ हम ईद की मजीद गुफ्तगू आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, ईद की ट्रांसमिशन जारी है और हमारे साथ डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं, जिनके साथ हम ईद की गुफ्तगू बढ़ा रहे हैं और उनकी पर्सनैलिटी भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने किस तरह अपनी लाइफ में स्ट्रगल की है। शाहिद साहब, आप जो है आप इतनी मुतअद्दिद शख्सियत है, यानी कि आपकी शख्सियत में इतना चेंजिंग आ रही है कि आप कभी HSC चेयरमैन हैं और कभी आप जो हैं वाइस चांसलर भी रहे हैं, तो आप इतने ओहदों के अंदर इत्तेदाल कैसे कर लेते हैं? देखिए, हर एक का ना एक रोल है। एज ए वाइस चांसलर आप एक फादरली फिगर है अपने स्टूडेंट्स के लिए और अपने टीचर्स के लिए, और आप एक एकेडमिक लीडर हैं। आपका एक रोल डिफरेंट है। आपने अपनी यूनिवर्सिटी को ऊपर लेके जाना है, उसमें क्वालिटी इंश्योरेंस के सिस्टम्स को नाफिज करना है, उसके कोर्सेज को डिजाइन करवाना है, आपने एक प्रोफेसर की एक टीम को लेके चलना है, आपने एक रिसर्च का कल्चर देना है, आपने अपने स्टूडेंट्स की ग्रूमिंग करनी है, उनकी कैरेक्टर बिल्डिंग करनी है। तो आपका ना ये एक रोल है। जब आप HEC के चेयरमैन के तौर पर पंजाब HEC कहते हैं, तो आपके फंक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। आपको पॉलिसीज बना के देनी है गवर्नमेंट को कि ये पॉलिसीज होनी चाहिए। आपने एक्रेडिटेशन इदारों की करनी है कि ये पैरामीटर्स जो हैं वो कंप्लाई करेंगे। आपने अपनी फैकल्टी की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है, उनकी ट्रेनिंग्स करनी है। तो ये आपके मुख्तलिफ किस्म के जो रोल है ना वो आपके आते हैं। तो मेरे ख्याल में HEC का चेयरमैन हमेशा उस शख्स को ही होना चाहिए, और वही रहे हैं हमारे 3 लोग एकेडमिया से रहे, जो पहले वाइस चांसलर हैं। जो उसके फाउंडिंग चेयरपर्सन थे वो भी यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात के वाइस चांसलर रहे हैं। फिर डॉक्टर फजल अहमद खालिद थे, वो UET लाहौर के वाइस चांसलर रहे थे। इसी तरह मैं रहा। तो जब आप वाइस चांसलर रहते हैं, क्योंकि अब आपने एक रेगुलेटरी बॉडी है, आपने पूरे सूबे की तमाम यूनिवर्सिटीज के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना है जी, और उनको ऊपर लेके चलना है। तो मेरा ख्याल है कि हमें बड़ी अच्छी तरह ये अंदाजा वाइस चांसलर के रोल में ही हो जाता है कि वाइस चांसलर को किस किस्म की प्रॉब्लम्स का सामना है जी, तो उसमें बेहतरी के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए। तो इसलिए मुझे कभी ये मुश्किल नहीं हुई कि मैं इत्तेदाल रखूं या तवाज़ुन रखूं अपने उस नए रोल में। तो जो भी रोल मुझे मिलता है उसके लिए मैं नए गोल्स, नए अहदाफ सेट कर लेता हूँ, उसके मैं नए ख्वाब देख लेता हूँ, और वो फिर मैं अपनी टीम को वो ख्वाब दिखाता हूँ और उसके हसूल के लिए एक मुश्तरका टीम को लेकर चलता हूँ, कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि आप पंजाब HSC में नई इस्लाहात को लेकर आए हैं, तो मजीद आप क्या समझते हैं कि किस चीज़ की ज़रूरत है अभी मजीद इस्लाहात लाने की? मैं जो नई चीज़ लेके आया हूँ, मिसाल के तौर पर जैसे मैंने कहा कि पैराडाइम शिफ्ट, कि हमारे मुल्क में जो रिसर्च चल रही है वो रिसर्च अलमारियों में पड़ी रहती है, शेल्फ में पड़ी रहती है। हमें एक ऐसी रिसर्च की जरूरत है जो अप्लाइड नेचर की हो, जिससे प्रोडक्ट्स डेवलप हों। यूनिवर्सिटीज का बुनियादी काम नए इल्म की तख्लीक है, तो वो नई नई इजादात निकल रही। तो मैंने आकर ये किया कि ऑल पंजाब यूनिवर्सिटीज इनोवेशन एक्सपोज मुनक्कद की हैं बहुत बड़े पैमाने पे, जिसमें अभी हमने पिछले साल की है, तो उसमें कुछ 450 प्रोजेक्ट्स जो यूनिवर्सिटीज में प्रोडक्ट्स बनी हैं उनको हमने डिस्प्ले किया है और पूरे सूबे के चैम्बर ऑफ कॉमर्स को वहां बुलाया है। तो ये हमने उसको शोकेस किया है कि ये हमारी अप्लाइड रिसर्च। तो फिर वहां से बिजनेस वेंचर्स खड़े हुए हैं। फिर हमने जो है बिजनेस आइडियाज जो हैं उनको उनके लिए एक अलग सी पाकिस्तान जो है स्पिरिट यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर उसको मुनक्कद किया। फिर हमने वाइस चांसलर्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की जिसमें प्लानिंग फॉर फ्यूचर, कि फ्यूचर कैसा होगा, दुनिया 2050 में कैसी होगी, डिजिटल सोसाइटीज होंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगी, ये दुनिया जो है वो रोबोटिक्स की दुनिया होगी, डेटा साइंसेस की दुनिया होगी, साइबर सिक्योरिटी की दुनिया। तो हमें अपनी यूनिवर्सिटीज में इन एरियाज में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने चाहिए। हमें अपने हर किस्म के करिकुलम को IT एम्बेडेड होना चाहिए। तो ये डायरेक्शंस हमने जो है वो उनको दी है। फिर एम्पावरमेंट की कॉन्फ्रेंसेस मुनक्कद की हैं ताकि जो हमारी फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो जॉब मार्केट में हैं। तो ऐसे मुतअद्दिद इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इंडिजिनस PhD स्कॉलरशिप स्कीम हमने लॉन्च की है जो इससे पहले कभी नहीं थी, कि जो बच्चा पाकिस्तान की इंडस्ट्री और बिजनेस के इशू के ऊपर PhD करेगा उसको हम स्कॉलरशिप देंगे, फुली फंडेड स्कॉलरशिप देंगे। फिर हमने यूनिवर्सिटीज के प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस किया है। फिर हम इस वक्त कर रहे हैं कि वो
जो टीचर्स जो हैं यूनिवर्सिटीज के और कॉलेजेस के बाहर जाके अपनी रिसर्च जो है वो प्रेजेंट करना चाहते हैं इंटरनेशनल फोरम्स पे, उनको फाइनेंस करते हैं। फिर जो यूनिवर्सिटीज अपने यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करती हैं ताकि बाहर से अच्छे स्कॉलर्स जो हैं वो इस मुल्क में आए, हमारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, हमारी फैकल्टी के साथ इंटरेक्ट करें, कोलैबोरेशंस करें, उनको हमने फाइनेंस किया है बहुत ज्यादा। तो ऐसे बहुत से इकदाम हैं जो पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन ने किया है। कॉलेज रिफॉर्म्स के लिए पॉलिसी दी है, वाइस चांसलर्स के 7 कंसोर्शियम बनाए हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, गवर्नेंस के ऊपर, बेशुमार उनकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो गवर्नमेंट को दी हैं। तो बहुत से पॉलिसी पेपर्स के ऊपर काम किया है। गवर्नमेंट के सेक्टर में यूनिवर्सिटीज बननी चाहिए, सब कैंपसेस बनने चाहिए, उनके क्या पैरामीटर्स होने चाहिए, वो पेपर्स बना के दिए हैं। टीचर्स लाइसेंसिंग के ऊपर काम हो रहा है, रिसर्च कमर्शलाइजेशन और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ऊपर काम हो रहा है। टीचर्स की ट्रेनिंग इस एक साल के अंदर, अभी साल खत्म नहीं हुआ तो हम 1800 टीचर्स की ट्रेनिंग कर चुके हैं। टीचिंग एक्सीलेंस के ऊपर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज के ऊपर है, सॉफ्टवेयर के ऊपर है, अपने टीचर की कैपेसिटी को, उनके पेडागोजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल स्किल्स को इंप्रूव करने के लिए। बिकॉज ये जो यूनिवर्सिटीज का जो सिस्टम है इसमें ये टीचर इज द पिवटल पॉइंट। आप जितना इसके ऊपर इन्वेस्ट करेंगे, इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे, उतनी अच्छी नस्ल आपको मिलेगी। तो इसलिए उनकी टीचर और स्टूडेंट के लिए तो मैं आपसे आगे पैगाम लाजमी पूछूंगी, क्योंकि टीचर आपने जैसे कि बोला कि वो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि जब तक वो ट्रेन नहीं होते हैं हम आगे से अपनी नई नस्ल को ट्रेन नहीं कर सकते हैं। बहुत ज्यादा काम इस सिलसिले में कर रहा है और मुझे बड़ी खुशी है कि नई चीफ मिनिस्टर साहब अभी स्कीम लॉन्च करने जा रही हैं थ्रू PHEC इंशाल्लाह। वो अंडरग्रेड जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कंपेटिटिव बुनियाद के ऊपर, और वो उन बच्चों के लिए जिनके पेरेंट्स जो हैं वो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको मौका मिलेगा कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटीज में वो जाके तालीम हासिल कर सकें। ये स्कीम भी आ रही है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा काम जो है वो किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि अभी तो काम शुरू किया आपने, लेकिन पहले भी होता रहा है काम, और इंसान तालीम हासिल कर लेता है, लेकिन इंसान बनने में कहीं ना कहीं उसको कोई कमी रह जाती है। तो वो उसकी बेसिक नीड क्या है कि इंसान बनने के लिए तालीम आपके पास है, आपके पास हर तरह का नॉलेज भी है, लेकिन आप जब किसी से बात करते हैं, जब आप किसी को सामने अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, तो वहां पर कहीं ना कहीं आप में कमी रह जाती है। और इसकी वजह यह है कि अगर आप अपने स्कूल्स देखें, हमारे पास पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज में जो बच्चे आ रहे हैं वो गवर्नमेंट के स्कूल से आ रहे हैं। तो ये शख्सियत पहली बात तो घरों से शुरू होती है, माँ बाप से। अगर वो पढ़े लिखे हैं और उनका इनकम लेवल अच्छा है तो और वो अच्छे स्कूल्स में उनको भेजेंगे तो वो पर्सनैलिटी और तरह की डेवलप होगी। फिर उसके बाद कॉलेजेस हैं, कॉलेजेस बाद जब बच्चा है वो यूनिवर्सिटी में आता है, तो ये पूरा फिर समाज है और समाज का एक रवैया है। जिस तरह हमारे समाज में इज्जत और जिल्लत का म्यार पैसा बन गया, तो इसलिए रूहानी तौर पे एक स्ट्रॉन्ग और तगड़े अफराद को पैदा करना जिनके अंदर कनात हो, कंटेंटमेंट हो, मजबूत शख्सियत के मालिक हों, इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। और इस तब्दीली को लाने के लिए फिर मैं ये कहूंगा कि उस्ताद का फंडामेंटल रोल है, वो चाहे प्राइमरी स्कूल का उस्ताद है या हाई स्कूल का है या कॉलेज का है, क्योंकि टीचर्स अगर अच्छे होंगे तो वो इनकी अखलाकी रूहानी तरबियत कर सकेंगे और एक वो अच्छे प्रोफेशनल्स के साथ साथ अच्छे इंसान बना सकेंगे। इसके साथ साथ करिकुलर का भी रोल है, जहाँ हम टेक्निकल इश्यूज पढ़ा रहे हैं, साइंटिफिक चीजें पढ़ा रहे हैं, वहाँ हर चैप्टर के साथ साथ हमें एथिकल डायलेमास भी लाने चाहिए और उसके ऊपर भी ट्रेनिंग जो है वो हमें देनी चाहिए। तो ये मेरा ख्याल है कि जो लोगों की जिंदगियों के ऊपर इम्पैक्ट डाल सकता है, मेंटोरशिप के जरिए कर सकता है, लोगों की जिंदगियों को तब्दील कर सकता है, वो एक उस्ताद है। तो उस्ताद को इज्जत देनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज को ऑटोनॉमी देनी चाहिए। ये ऐसे जजीरे हैं, ऐसे आइलैंड हैं जो आपको बेहतरीन कौम दे सकते हैं। अच्छा, आपकी बातों से मुझे तो यही लगा कि आप रिसर्च के जो बहुत हामिल हैं, कि रिसर्च होनी चाहिए, हर चीज़ आप रिसर्च से करें, क्योंकि आपने खुद भी माशाल्लाह से इतनी रिसर्च की है। तो आपका रिसर्च का तरीका क्या है? अच्छा, एज उस्ताद अगर आप मुझे पूछ रही हैं कि मैं रिसर्च में क्या करता हूँ, तो मैं अपने PhD स्टूडेंट से जब भी रिसर्च या अंदर स्टूडेंट से, तो मेरा फंडामेंटल पहला सवाल ये होता है कि ये रिसर्च क्यों करनी है, आखिर हमें क्या वजह है। ये उसको और जरा ओपन लैंग्वेज में कहूँ तो मेरा सवाल ये होता है कि आखिर क्या तकलीफ है कि ये आपने ये काम करना है। इससे पहले आपसे पहले भी ये काम हो चुका होगा, क्या वजह है। तो सबसे पहली चीज ये है कि उसका इकोनॉमिक एनालिसिस होना चाहिए कि ये काम करने का क्या फायदा होगा, अब तक ये
कहाँ तक पहुंचा है, इसके अंदर क्या रिसर्च गैप है और हमें ये क्यों करना चाहिए और उसका पाकिस्तान की सोसाइटी और इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। क्योंकि आप पीएचडी के ऊपर 4 साल इन्वेस्ट करते हैं अपनी जिंदगी के, तो वो एक ऐसा काम होना चाहिए जो इनोवेटिव हो। और मेरा दूसरा सवाल ये होता है कि इस काम में नोवेलिटी क्या है, कि इसमें कोई नॉवेल चीज भी है। तो अगर नॉवेल चीज नहीं है तो कोई टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है। तो ये फंडामेंटल मेरा क्वेश्चन ये है। और उस गैप को एनालिसिस करना, फिर उसके ऊपर लिटरेचर को देखना। अब बड़ी सहूलत है आपके पास के बेशुमार सर्च इंजन है आपके पास, जैसे वेब ऑफ नॉलेज है, साइंस डायरेक्ट है, गूगल स्कॉलर है, बेशुमार। उससे हजारों रिसर्च जर्नल्स आपकी एक क्लिक के ऊपर अवेलेबल। पुराने जमाने में ऐसा नहीं था, आपको एक एक आर्टिकल के लिए एक महीना खत लिख के इंतजार करना पड़ता था। तो अब जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है, इसने नॉलेज के फ्लो को बड़ा आसान कर दिया है, तो इससे फायदा उठाना चाहिए। तो जब वो चीज हमारे सामने आ जाती है तो फिर हम डिजाइन करते हैं रिसर्च के डिजाइन को, कि कौन से पैरामीटर्स होंगे जिनको हम स्टडी करेंगे। एक्स एक्सिस के क्या ऊपर क्या होगा, वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, डबल वाई एक्सिस के ऊपर क्या होगा, किस चीज को हम स्टडी करेंगे, इसके हिडन फिनोमिनन्स को किस तरीके से, कौन कौन सी एनालिटिकल टेक्निक्स हैं जिसको हमें यूज करना पड़ेगा, करेंगे। तो और उस रिसर्च का एज ए प्रोजेक्ट होल उसमें से कितनी पीएचडीज हैं वो निकल सकती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन है, मॉडलिंग एंड सिमुलेशन है, एनवायरमेंटल इफेक्ट्स हैं। तो इस तरीके से उस रिसर्च को हम करने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, इंडस्ट्री के लिए, बिजनेस के लिए फायदेमंद हो। ठीक है, आपने रिसर्च के बारे में भी हमें माशाल्लाह से इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है, आपने एचएससी के भी हवाले से हमें इतना गाइड किया है, लेकिन आपने एक और टेक्नोलॉजी भी मुतारिफ करवाई है, थर से कोयला निकालकर बिजली बनाने की। क्योंकि अब आप मुल्क के वसाइल देख लें कि इतने वसाइल नहीं हैं, बिजली आए दिन महंगी होती जा रही है, आवाम पिस रही है बोझ में, बिजली के बोझ में, महंगाई के बोझ में। और अब ईद है और ईद वाले दिन आप देख लें कि अगर बिजली चली जाए तो कितना मुश्किल होता है, गर्मी भी है। तो आप अब ये बताएं कि आपने पहले टेक्नोलॉजी दे दी है कोयला निकालने की, लेकिन अब मजीद हम उस कोयले का फ़ायदा और उससे मजीद हम बिजली कितनी बना सकते हैं, क्योंकि हमारी पैदावार कम हो गई है बिजली बनाने की और हमारी ज़रूरत ज़्यादा हो गई है। देखें, इससे ना जो कोयले की आप बात करें, पहले ये समझ लें कि कोयला आज भी दुनिया में बिजली बनाने का सबसे बड़ा जरिया जी। अगर रिन्यूएबल, सोलर, विंड की तरफ दुनिया बड़ी तेजी से मूव गई है, तरक्की की है, लेकिन आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा बिजली कोयले से बनती है। वो अमेरिका हो, वो चीन हो, वो हिंदुस्तान हो जी। तो चीन में इस वक्त आपका हमसाया 10 लाख मेगावाट कोयले से बनती है, हिंदुस्तान आपका हमसाया तकरीबन 3 लाख मेगावाट कोयले से बिजली बनती है। इस वक्त उस वक्त मैंने ये प्रपोज किया था कि थर में बिजली अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन से नहीं बन सकती, जैसे डॉक्टर समा साहब कह रहे थे, और मैंने इसको अपोज किया था और वो मेरा जो दावा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ। और जो प्रपोज मैंने की थी टेक्नोलॉजी, उसी के तहत कोयले को एक्सट्रैक्ट किया बिजली बनाई। अब मैं आपके प्रोग्राम से ये कहना चाहूंगा कि जो बिजली हम बना रहे हैं वो टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है जिससे बना रहे हैं जी। आपको इंटीग्रेटेड गैस कंबाइंड साइकिल IGCC टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी चाहिए। उसका फायदा ये होगा कि पर यूनिट बिजली की कॉस्ट और नीचे चली जाएगी, सस्ती बिजली बनेगी। दूसरा फायदा ये होगा कि वो एनवायरमेंट फ्रेंडली बिजली, क्योंकि कोयले का सबसे बड़ा मसला ये है कि ये पोल्यूशन फैलाता है। हाँ जी। तो हमें कोयले का एक ऐसा इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ये एनवायरमेंट फ्रेंडली फ्यूल बन जाए। हाँ जी। इसको आप इससे गैस बना सकते हैं, सिंथेटिक नेचुरल गैस, वो भी क्लीनर फ्यूल है। इसको आप लिक्विड फ्यूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो भी अच्छी बात। और इंटीग्रेटेड गैस कंबाइंड साइकिल के जरिए से इसे बना सकते हैं। तो पाकिस्तान के पास तो चाहे आप 500 साल तक बिजली बनाते रहे, 1 लाख मेगावाट अल्लाह ताला ने आपको इतने ज्यादा ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का कोल दे रखा है, तो आप उससे माहौल दोस्त बिजली बना सकते हैं अगर आप सही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। सही, यानी कि आप कुछ ना कुछ अभी इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे कि पाकिस्तान को जो ये वसाइल में कमी आ रही है उसके अंदर भी आप हो सकता है कि HSC के बाद आप उसके अंदर कोई मदद कर सकें। पाकिस्तान एक्सेप्शनली सनी कंट्री है, सोलर से बिजली बन सकती है। पाकिस्तान के पास हाइडल पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, डेमो से बिजली बहुत सस्ती बन सकती है। असल में हमें एनर्जी पॉलिसी स्ट्रेटेजी को रिवाइज करने की जरूरत है। हमारा जो एनर्जी मिक्स है, पोर्टफोलियो है, उसको रीडिजाइन करने की जरूरत है। हमें अपने मुकामी वसाइल से बिजली बनानी है। हमें फर्नेस ऑयल इंपोर्ट नहीं करना, उससे महंगी बिजली बनती है। हमें हाई स्पीड डीजल इंपोर्ट नहीं करना। हम 17
अरब डॉलर जो है उसके ऊपर खर्च करते हैं सालाना जी, वो हमें वो बचाने हैं। हमें बायोफ्यूल्स मिक्स करने हैं, अपने बायोडीजल बनाते हैं। उससे ये होगा कि हमें लोकल जो हमारे अवेलेबल अल्लाह ताला ने सोर्सेज, हमें सूरज दे रखा है, हमें हवा दे रखी है, हमें जो पानी दे रखा है, हमें कोयला दे, उससे बिजली बनाएंगे तो पर यूनिट कॉस्ट बहुत ही सस्ती होगी, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत नीचे जाएगी, इंटरनेशनल मार्केट में हमारी प्रोडक्ट सस्ती होंगी, हम उनको बेच सकेंगे, धरे वाला बचा सकेंगे। बड़ी सीधी सी एक बात है। और जो सेंटर मैंने इंस्टीट्यूट पंजाब यूनिवर्सिटी में बना के दिया है उसमें सोलर एनर्जी की लेबोरेटरीज भी हैं, उसमें हाइडल की भी हैं, उसमें थर्मल की भी हैं, उसमें बायोफ्यूल्स की भी हैं, हर तरह की उसमें बेहतरीन इक्विपमेंट्स हैं। वहां से बेहतरीन प्रोफेशनल्स बन सकते हैं और पाकिस्तान को आगे लेके जा सकते हैं एनर्जी के सेक्टर में। बिल्कुल, आपने पाकिस्तान के इतने फवायद गिनवा दिए कि अब हमें यही लग रहा है कि पाकिस्तान इंशाल्लाह ज़रूर तरक्की करेगा। और हमारी गुफ्तगू जारी है डॉक्टर शाहिद के साथ, तो हम यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक ताकि आप मज़ीद इसके बाद जान सकें कि पाकिस्तान मज़ीद आगे कितनी बेहतरी की तरफ जा रहा है। हमारे साथ ही रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। शाहिद साहब, आपने बैरून मुल्क का तो बता दिया कि आपको कौन सा मुल्क पसंद था, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको कौन से इलाके पसंद हैं? जैसे आपने टूरिज़म की बात की है, आपको टूर का काफ़ी शौक़ है, तो पाकिस्तान में कौन से इलाके आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? पाकिस्तान में माशाल्लाह से दुनिया के हसीन तरीन मनाज़र हैं और इलाके हमारे पास अल्लाह ताला ने दे रखे हैं। मैंने गिलगित भी देखा और फिर मैंने कगान, नारान भी, शुबरान भी, आपके गलियात के इलाके भी सारे देख रखे हैं, चित्राल भी। तो ये सभी इलाके स्कर्दू वगैरह ये सब बहुत ही जबरदस्त इलाके हैं, लेकिन बड़े यूनिक भी हैं। जैसे काफिरस्तान की वादियां हमारे पास हैं, कैलाश बड़ी खूबसूरत है। इसी तरह कगान है, नारान है, सवात है, और बहुत सी लेक्स हैं, कश्मीर है। ये तमाम ही इलाके कहीं पे आप टिक नहीं सकते हैं कि आप हैं। शुबरान बड़ी जबरदस्त जगह है। फिर एक वहाँ शारान एक जगह मुझे बहुत ही पसंद है। ये बहुत कम लोग वहाँ जाते हैं, जिसको लोकल लोग शरान बोलते हैं, लेकिन उसका असल नाम है शारान। तो शारान बड़ी जबरदस्त जगह है। इतनी जगहों पर आप गए हैं तो वहाँ का फूड भी खाया होगा, कौन से इलाके का फूड सबसे ज्यादा पसंद है और क्या चीज पसंद है आपको? अच्छा, फूड जो मुझे पसंद आया ना वो चित्राल का ज़रा अच्छा है। क्या चीज? और उसकी वजह यह है कि वो अफगानी फूड है। मुझे अफगानी खाने ज़्यादा पसंद है, जैसे उनके कबाब हैं, उनकी नमकीन गोश्त है, उनकी डिशेज, और वो बहुत ही ज़ूद हजम है। उनमें ऑयल नहीं डाला जाता, इस तरह की चीज़ें नहीं डाली जाती, मसाला जात नहीं डाले जाते। तो अफगानी फूड जो है मुझे ज़्यादा पसंद रहता है। अफगानी फूड ज्यादा पसंद है, लेकिन आपने ये नहीं कहा कि बेगम के हाथ का फूड पसंद है। और उसके बाद बेगम के खाने का, बेगम के हाथ का खाना बड़ी अच्छी कुक है। हाँ। और बहुत ही बिकॉज उसने होम इकोनॉमिक्स से मास्टर्स किया माशाल्लाह, तो बहुत ही अच्छी। अच्छा, आपका एक मोटिव है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आपने यहाँ पर लाना है, वो हमारी यूनिवर्सिटीज में आए, यहाँ पर पढ़ें और यहाँ का जो एक लेवल आपने बनाना है पाकिस्तान का, तो उसका फायदा हमारे पाकिस्तान को क्या होगा अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पर आते हैं? कर रहा है और वो है एजुकेशन डिप्लोमेसी। और इस वक्त अगर आप देखें दुनिया में 85 लाख इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जिनमें से 5 लाख स्टूडेंट्स चीन में पढ़ रहे हैं, 3 लाख इस वक्त हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में सिर्फ 2,500 हैं, हमारे पास पंजाब में 1100-1200 स्टूडेंट हैं। हाँ जी, ये बहुत कम तादाद है। और हिंदुस्तान ने अपने यूनिवर्सिटियों के दरवाजे खोल रखे हैं अफगानी स्टूडेंट्स के लिए और ईरानी स्टूडेंट्स के लिए। और अगले 10 सालों में अफगानिस्तान की सारी ब्यूरोक्रेसी जो है वो इंडियन नवाज होगी, और इसी तरह ईरान के अंदर उनका इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। वहां से पढ़े हुए लोग जो हैं वो कुलीदी होते जा रहे हैं। जो बच्चा पढ़ के जाएगा पाकिस्तान से, वो 10 साल बाद 15 साल बाद अपने मुल्क में बहुत ही कुलीदी के ऊपर होगा। अच्छा। और वो पाकिस्तान के एम्बेसडर्स होंगे, वो पाकिस्तान पॉलिसीज बना रहे होंगे, और इसके साथ साथ वो हमारे सॉफ्ट एसेट्स होंगे, वो हमारे हमायती होंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान को ये चाहिए कि वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए अपने दरवाजे खोले। खास तौर पर अफ्रीका के बहुत स्टूडेंट्स हम अपने यहाँ ला सकते हैं। इसके अलावा हम सेंट्रल एशिया से बहुत स्टूडेंट ला सकते हैं, आप श्रीलंका से बहुत स्टूडेंट ला सकते हैं। तो देखिए, और अरब दुनिया से बहुत सारे हम ला सकते हैं स्टूडेंट्स। और वो इसलिए भी आप हैरान होंगी कि हमें अपनी वैल्यू का एहसास नहीं है। हाँ जी। अगर आप जो यहाँ लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, मैंने उनके इंटरव्यूज किए हैं, तो मुसलमान लड़कियां मसलन मराकश से, जॉर्डन से, श्रीलंका से,
ईरान से जो यहाँ पढ़ रही हैं, जाके लड़के और लड़कियों से, वो ये कहते हैं कि हमारे पेरेंट्स हमें यूरोप नहीं भेजना चाहते। अच्छा। हमारे पेरेंट्स बहुत हैप्पी हैं पाकिस्तान में हमें भेज के, क्योंकि यहाँ वही मुस्लिम कल्चर है जो उनके अपने मुल्क में है। सही। और वो साल में 2 दफा वो पेरेंट्स आके हमें विजिट भी कर जाते हैं, और हमें यहाँ कोई अजनबियत नहीं है, हम मुस्लिम मुआशरे में रहते हैं, लड़के भी और लड़की दोनों कह रहे हैं, और यहाँ के लोग बड़े फ्रेंडली हैं। तो और फिर तालीम का म्यार बहुत अच्छा और सस्ती है, बहुत 1 गुना सस्ती तालीम है जो हम दे रहे हैं। और हमारी तालीम इंजीनियरिंग की बहुत टॉप क्लास है, मेडिकल की बहुत अच्छी है, पैरामेडिक्स की बहुत अच्छी है, आईटी की बहुत अच्छी है, केमिकल साइंसेस की बहुत अच्छी है, इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग की बहुत अच्छी है। हमारी कुछ 6-7 शुबा हमने आइडेंटिफाई कर रखे हैं जिनकी हम इंटरनेशनल रैंकिंग में खड़े हैं। तो वो बहुत ही सस्ती, बहुत ही म्यारी तालीम, और यहाँ 4 साल अगर वो बच्चा या बच्ची आती है और यहाँ रहते हैं तो वो इन्वेस्ट करते हैं यहाँ पे, यहाँ के होटलों पे, यहाँ की मार्केटों में, यहाँ घूमते पे हमारे बच्चे डाइवर्सिटी सीखते हैं, उससे माशरा जो है वो मॉडरेट होता है, तो हमारा अपना माशरा उससे फायदा उठाता है। तो मैं ये देखता हूँ इस वक्त मलेशिया में बहुत सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट है, टर्की में बहुत सारा इंटरनेशनल स्टूडेंट है। हमें इसमें हमारे तमाम लवाजमात हमारे पास पूरे हैं, हमें अपनी यूनिवर्सिटीज को थोड़ा अपग्रेड करना है, अपने स्विमिंग पूल्स को, अपने इंटरनेशनल स्टूडेंट हॉस्टल्स को, इंटरनेशनल क्लब्स को, हमें कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ उनकी वीजा प्रोसेसिंग को हमें ठीक करना है, और फिर हमें कुछ एक्सपोज जो है वो जाके मुनक्किद करनी चाहिए उन मुल्कों में, ताकि उसको हम अट्रैक्ट करें। और पाकिस्तान का जो कल्चर है वो बेइंतहा खूबसूरत है, और जो भी एक दफा यहाँ पढ़ के जाता है या रह के जाता है वो हमेशा के लिए इसका दिलदादा बनता है, हमारा एम्बेसडर बनता है। तो ये इसके बेपनाह फवायद हैं जो मैंने आपको बताया। अच्छा, आप बाहर ऑफिसेज में तो काम करते हैं, घर में कभी आपने बेगम का हाथ बटाया, कोई काम किया, किचन का काम किया हो, या कोई अपने रूम की सेटिंग की हो, कोई कपड़े समेटे हो, कुछ ऐसा लॉन्ड्री टाइप? अच्छा, मैंने ऐसा नहीं किया। मेरी ये एक बुरी आदत है जो मेरी वालिदा ने बचपन से मुझे कोई काम नहीं करने दिया, कपड़े भी वो इस्त्री करती थी। अच्छा। वो फिर कुछ ऐसा मैं हॉस्टल में रहा तो हॉस्टल में भी वो धोबी को कपड़े दे देते थे, उससे आ जाते थे। फिर बीवी ऐसी मिली, उसने भी ये काम नहीं करने दिया कभी, तो ये काम मैंने नहीं किया। यानी कि पलकों पे बिठा के रखा है वालदा ने भी और बेगम ने भी, यानी कि माशाल्लाह बहुत लकी हैं फिर आप इस हवाले से कि वो आपके साथ ऐसे कदम बा कदम चलती हैं तभी जाकर। तो कुछ अपनी बेगम के लिए मैसेज, कुछ घर वालों के लिए मैसेज? घर वालों के लिए मैसेज यही हो सकता है कि मैं वाकई खुशकिस्मत हूँ, मुझे एक बहुत ही अच्छी खातून का साथ मिला। अगर वो ना मिला होता या मेरे घर में इतना सुकून ना होता तो मैं इतनी तरक्की नहीं कर सकता था। तो इसमें बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है। मुझे कभी भी मैं बहुत लेट घर आता हूँ, मैं दूसरे शहरों में जाता हूँ और कई दफा मुझे वहां ठहरना भी पड़ता है, तो शी ऑलवेज सपोर्टेड मी। उसने कभी अपने मसाइल नहीं मेरी टांगों से बांधे या मेरे पीछे खींचने की कोशिश नहीं की। तो मैं उसके लिए उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और जो कुछ भी आज हैं वो अपनी वालिदा की दुआओं और उनकी परवरिश और अपनी जो मिसेज है उसके कोऑपरेशन की वजह से, और पैगाम यही है कि मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ। ठीक है। और हमारी नई नस्ल के लिए अब आप क्या पैगाम देंगे, क्योंकि अब आप एक एजुकेशन मतलब पूरा आपका एजुकेशन सेक्टर जो है वो आपके हाथों में है, आपके कंट्रोल में है, तो हमारे एजुकेशन फील्ड से जो हमारे उस्ताज़ा हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? स्टूडेंट्स के लिए पैगाम ये है कि देयर इज नो शॉर्टकट। हर बच्चा ये चाहता है कि वो बिल गेट्स बन जाए या एलोन मस्क बन जाए और रातों रात वो तरक्की करे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो देयर इज नो शॉर्टकट। तो इसलिए उसको एक तो ये है कि मेहनत बहुत ज्यादा करें। हाँ जी। दूसरा मैं ये पैगाम दूंगा कि वो एंटरप्रेन्योर बनने की भी कोशिश करें, नौकरियों की तलाश की बजाय जो है वो जॉब सीकर की बजाय जॉब देने वाले बनने की कोशिश करें। तो वो अप्लाइड किस्म का इल्म जो है वो हासिल करें, इल्म नाफे जैसे अल्लाह के रसूल ने कहा उसको हासिल करें, और उसके बाद वो कुछ कंपनी अपनी बनाएं, कुछ प्रोडक्ट ऐसा चलाएं जिससे वो रोजगार क्रिएट करें। और ये चीन भी इसी तरह कर रहा है, उन्होंने सैकड़ों स्कूल बना लिए हैं इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप के। तो आप देखिए कि हमारे यहाँ शैम्पूज भी इम्पोर्टेड इस्तेमाल हम करते हैं, साबुन भी इम्पोर्टेड इस्तेमाल कर रहे हैं, टूथपेस्ट भी उनकी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जूते भी हशपपी के पहन रहे हैं। तो देखिए ना जी,
तो ये क्यों नहीं हम खुद अपने जूते बना सकते हैं, क्यों नहीं हम अपने खुद साबुन बना सकते हैं, क्यों नहीं हम अपनी, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। बस जूते हैं तो जूते आपको तकरीबन 36 करोड़ जूते साल के चाहिए। हाँ जी। तो आपकी लोकल प्रोडक्शन जो है वो 8-9 करोड़ जूते, बाकी सब आप इम्पोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? बिल्कुल। तो आप खुद बना सकते हैं छोटे छोटे यूनिट्स लगा के, कॉटेज इंडस्ट्री लगा के। तो हमारे जो तालिब इल्म है उनका जो माइंड सेट है वो बदलने की जरूरत है। और अगेन मैं ये कहूंगा ये ख्वाब एक उस्ताद उनको सिखा सकता है। हाँ जी। तो नौकरी की हमें हमेशा असातिज़ा ने ये कहा कि जनरल मैनेजर बनना है फलां मल्टीनेशनल में। हाँ। जब मैं स्टूडेंट था, केमिकल इंजीनियर था, मेरे असातिज़ा ने कभी मुझे नहीं कहा कि तुमने तो अपना कारोबार, तो हमेशा यही सिखाया कि किसी दूसरे के ख्वाबों में रंग भरना है। हाँ। उसके लिए जिंदगी खपा देनी। कभी यही कहा कि अपना ख्वाब अपना भी कुछ और उसमें रंग भरो। हाँ। तो मेरा नई नस्ल को पैगाम यह है कि अपने ख्वाब देखें और उसमें रंग भरें और उससे तरक्की करें। तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्की देगा अगर आप मेहनत करेंगे और खुद एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करेंगे, तो अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा तरक्की जी। इसी पैगाम के साथ कि आप खुद मेहनत करें, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, क्योंकि मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती है। नई नस्ल के लिए डॉक्टर शाहिद की जानिब से यही पैगाम दिया गया है, मेहनत मेहनत और मेहनत। जैसे कि कायदे आज़म भी कहते थे कि मेहनत करेंगे तो ही फल पाएंगे। तो आप मेहनत करें, अपने लिए भी करें, अपने ख़ानदान के लिए करें, अपने पूरे मुल्क के लिए करें, क्योंकि ये मुल्क आपसे है और आप इस मुल्क से हैं। अपनी मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।